अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने टीम मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया था। लास्ट टाइम हमने टकमैन का पढ़ा था कि टीम क्रिएशन में कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। इसका पहला प्रोसेस था फॉर्मिंग, के लोग इकट्ठे होंगे। देन स्टॉर्मिंग, जहाँ पे लोगों का आपस में क्लैश आएगा, डिसीजन मेकिंग के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। देन कम्स नॉर्मिंग, जहाँ डिफरेंसेस को नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा। फिर परफॉर्मिंग यानी कि परफॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद डॉर्मिंग यानी कि टीम डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। अब उसी की आगे फर्दर इम्प्लीकेशन है कि बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ये थ्योडर न्यूकॉम ने थ्योरी प्रेजेंट की थी। इस पे इसका कहना था कि जब लोग मिल के काम करते हैं तो उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स भी राइज होते हैं। लोग बेसिकली उस सूरत में इकट्ठे होते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं, जब उनके दरमियान कुछ कॉमन हो। वो लोग मुश्तरका तौर पे चीज़ों को पसंद करते हों, फ्रेंड्स कॉमन हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, आइडियाज़ आपस में मैच करते हों, रिलीजियसली एक दूसरे के करीब हों, ये लोग मिलके काम कर सकते हैं। तो जब लोग एक बंदा ये अज्यूम करता है कि जिस चीज़ को वो पसंद करता है दूसरा भी उसी को पसंद करे, और जिस चीज़ को वो नापसंद करता है दूसरा पर्सन या टीम मेंबर वो भी उसे नापसंद करे। उन लोगों का आपस में चलना मुश्किल हो जाता है जिनके आपस में कन्फ्लिक्ट हों मुख्तलिफ चीज़ों को पसंद करने या नापसंद करने से। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे का एक बेस्ट फ्रेंड है तो वो ये चाहेगा कि उसकी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड को रिस्पेक्ट दें। अब अगर इस तरह नहीं होता कि टीम के लोगों की लाइकनेस और डिसलाइकनेस सेम नहीं होती, उससे कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होंगे और उन प्रॉब्लम्स को फिर नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसी को हम कहते हैं बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी में क्या है, इसका कहना था कि लोग बैलेंसिंग दो तरह से करते हैं। एक है सेल्फ परसुएशन, इसमें लोग खुद को कायल करते हैं कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया जाए। लोग अपने बिहेवियर को ढाल लेते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। दूसरा है ट्राई टू परसुएड अदर्स। इसमें क्या है, लोग ये काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरों के आइडियाज़ को चेंज किया जा सके थ्रू नेगोशिएशन या फिर थ्रू यूज़ ऑफ अथॉरिटी। सो जब भी लोगों में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे वो उन कन्फ्लिक्ट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, या तो खुद कायल हो जाएंगे या दूसरे बंदे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कायल करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस थ्योरी। यही चीज़ हमने टकमैन में पढ़ी थी। पहले थी टीम फॉर्मिंग, फिर थी स्टॉर्मिंग, जहाँ लोगों के आपस में कन्फ्लिक्ट आएंगे, डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी, और फिर तीसरा स्टेप नॉर्मिंग। सो बेसिकली जो बैलेंस थ्योरी है ये नॉर्मिंग को ही डील करती है कि जब टीम मेंबर्स आपस में कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेंगे तो फिर टीम एक अच्छा डिलीवरेबल देने के काबिल हो जाएगी। दैट इज़ बेसिकली नॉर्मिंग। सो जो बैलेंस थ्योरी है इसे हम नॉर्मिंग भी कह सकते हैं। देन कम्स अफेक्टिव एंड इनअफेक्टिव टीम्स। अफेक्टिव टीम वो है जो अपने गोल को अचीव कर ले रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करके, जबकि इनअफेक्टिव टीम वो है जो रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करे और गोल्स को मुकम्मल तौर पे अचीव ना कर सके। दैट इज़ इनअफेक्टिव टीम। तो अफेक्टिव और इनअफेक्टिव टीम्स, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं?
अफेक्टिव वर्क टीम और इनअफेक्टिव वर्क टीम। सबसे पहले सक्सेस। जो भी टीम अफेक्टिव होगी वो अपने गोल्स को अचीव कर सकेगी, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड हैं, फाइनेंस रिलेटेड हैं, या इवन सेल्स के साथ रिलेटेड हैं। सो अफेक्टिव टीम यूजुअली सक्सेसफुल होती है। जो आपकी इनअफेक्टिव टीम है ये आम तौर पे अनसक्सेसफुल होती है अपने टारगेट को अचीव करने में, या इवन अगर टारगेट अचीव भी करेंगे तो इनकी जो सक्सेस है वो पार्शियल होगी, फुल नहीं होगी। दूसरा, फोकस। जो लोग अफेक्टिव टीम बनाते हैं वो फोकस्ड होते हैं। उनका फोकस किस चीज़ पे होता है? कोलेक्टिव एफर्ट के ऊपर। कोलेक्टिव एफर्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के ऊपर और अपने गोल के ऊपर फोकस रखते हैं, उसी की तरफ कोशिश करते हैं। जबकि जो इनफेक्टिव टीम होती हैं वो अनफोकस्ड होती हैं, वो आमतौर पे कन्फ्लिक्ट्स के अंदर उलझे रहते हैं और उनका फोकस गोल नहीं होता बल्कि नॉर्मली पर्सनल सक्सेस होती है। देन कम्स जो अफेक्टिव टीम होती है वहाँ डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होती है। लोग आपस में डिस्कस करके एक कंसेंसस के ज़रिए डिसीजन लेते हैं। जो इनफेक्टिव टीम होती हैं यहाँ कोई एक बंदा या चंद बंदों की अजारादारी होती है, मोनोपोली बना रखी होती है। वो डिसीजन लेते हैं और अपने डिसीजंस को बाकी लोगों के ऊपर इम्पोज कर देते हैं। देन कम्स गुड कम्युनिकेशन। जो अच्छा वर्क ग्रुप होगा, इफेक्टिव टीम होगी, उनकी आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी और नॉर्मली 2 वे कम्युनिकेशन होगी। जबकि जो टीम्स इनफेक्टिव होती हैं उनमें वर्कर्स के दरमियान, टीम मेंबर्स के दरमियान कई तरह के बैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन वीक होती है या सिरे से कम्युनिकेशन होती ही नहीं है। फिर जो अफेक्टिव टीम होती हैं उसमें मेंबर्स एक दूसरे से ताउन करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। जबकि इनफेक्टिव टीम में हर बंदे की जो कोशिश होती है वो अपनी जॉब को परफॉर्म करने पे होती है, डू योर ओन जॉब। वो दूसरों की हेल्प ना तो करता है और ना ही उनसे कोई हेल्प लेता है। जो अफेक्टिव टीम्स हैं इनमें आमतौर पे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कन्फ्लिक्ट आएंगे तो उन कन्फ्लिक्ट के आने के बावजूद गोल की तरफ उनकी जो पेशकदमी है या गोल की तरफ जो उनकी प्रोग्रेस है वो अफेक्ट नहीं होगी। वो आपस में इफेक्टिवली कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेंगे। जबकि जो इनफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं या वर्क टीम्स होती हैं इनके अंदर हर बंदा अपनी बात को डोमिनेंस देता है और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते बल्कि अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं या समटाइम कन्फ्लिक्ट्स इवन इंक्रीज कर जाते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट।
जो अफेक्टिव वर्क ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये वही वो चीज़ है जिसे हमने पॉइंट नंबर 5 में पढ़ा है, कोलैबोरेशन, के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जबकि यहाँ लैक ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट, के इनफेक्टिव वर्क ग्रुप में लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, लोग एक दूसरे का हाथ नहीं बटाते, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। एंड द लास्ट वन, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट को आप ये भी कह सकते हैं कि लोग अपने गेन्स को कलेक्टिवली देखते हैं कि पूरी टीम को क्या गेन होगा। यहाँ पे क्या है, पर्सनल गोल्स। लोगों में टीम स्पिरिट नहीं होती, हर बंदा अपने ज़ाती गेन के लिए काम कर रहा है इनफेक्टिव टीम के अंदर। तो ये कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं अफेक्टिव और इनफेक्टिव टीम्स की। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन ऑफ टीम, किसी टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से जज किया जाएगा, कौन से पैरामीटर्स होंगे जिनको देखा जा सकता है कि टीम ने सक्सेसफुली काम किया है या नहीं किया। सबसे पहला पैरामीटर इकोनॉमी, कि टीम को जो टास्क परफॉर्म करने को दिया गया था उस टास्क को परफॉर्म करते हुए इन्होंने वसाइल कितने इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने कॉस्ट को कितना कम रखा है। बेसिकली जिस तरह हमने क्यूएम में पढ़ा था, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। किसी भी टीम की सक्सेस का एक पैरामीटर होता है कि वो अपने खर्चे कम से कम करें, दैट इज़ इकोनॉमी। सबसे पहले ये देखा रहता है उन्होंने खर्चे कितने किए हैं अपने टारगेट को अचीव करने में। दूसरा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है टीम ने कि टीम कम से कम इनपुट ले और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे, यानी कि वेस्टेज कम से कम हो। कि अपने टास्क को अचीव करने के लिए उन्होंने रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल किए हैं और उन रिसोर्सेज का कितने परसेंट उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है आउटपुट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। बेहतरीन एफिशिएंसी ये होती है कि आपके रिसोर्सेज लीस्ट इस्तेमाल हों और आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो। देन effectiveness, to what extent the goal is achieved। कि जो टास्क उनके ज़िम्मे लगाया गया था उसको उन्होंने किस हद तक अचीव किया है, अपने गोल को किस हद तक अचीव किया है। अब अफेक्टिवनेस कई तरह से देखी जाएगी। एक, क्वालिटी वाइज, कि जो आउटपुट इनको प्रोड्यूस करने को दिया गया था क्या उसकी क्वालिटी वही है जो उनसे रिक्वायर्ड थी, या क्वालिटी लो है या क्वालिटी हाई है। दूसरा, अगर हम प्रोडक्शन बिजनेस की बात करें तो प्रोडक्शन बिजनेस में क्वांटिटी के ऊपर फोकस होता है कि इन्होंने इनपुट्स लगा के कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। तीसरा, टाइम स्केल, कि इनको जो टारगेट दिया गया था इन्होंने कितने टाइम के अंदर उसे अचीव किया है। क्योंकि जब भी किसी बिजनेस को कोई ऑर्डर मिलता है, फॉर एग्जांपल किसी ठेकेदार को घर बनाने का टारगेट मिला है, तो जो बंदा उसको टास्क असाइन करेगा वो साथ टाइम लिमिट भी असाइन करेगा कि इतने टाइम के अंदर आपने मुझे घर बना के देना है। सो अचीवमेंट में या इफेक्टिवनेस में ये देखा जाएगा कि काम की क्वालिटी क्या थी, क्वांटिटी क्या है और कितना टाइमली उसे कंप्लीट किया गया है। इन तीन ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे आपकी टीम की परफॉर्मेंस जज होगी। देन कम्स
tools for building effective team। एक अफेक्टिव टीम बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स या टास्क आपको लाजमी परफॉर्म करने पड़ेंगे, कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेंगी टीम के अंदर। सबसे पहला, डिफाइन टीम प्रिंसिपल्स। बेसिकली काम करने के मुतल्लिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेट कर दिए जाएंगे। लोगों की आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, अथॉरिटी किसकी सुप्रीम काउंट होगी इसके अंदर, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, इस और फिर इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा। ये सारे का सारा काम आ जाएगा टीम प्रिंसिपल्स के अंदर कि बेसिकली काम शुरू होने से पहले आप अपने असूल वज़ा कर लेंगे, असूल सेट कर लेंगे कि किन असूलों के तहत आपने काम करना है। ग्रुप के लिए प्रायोरिटी सेट की जाएंगी, टारगेट सेट किए जाएंगे, इन्होंने कौन से टारगेट अचीव करने हैं और उन टारगेट्स को अचीव करते हुए कौन कौन सी नॉर्म्स फॉलो की जाएंगी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे। सेकेंडली, clarify roles and responsibilities। जो टीम के जो डिफरेंट मेंबर्स होंगे हर एक का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सा बंदा कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, किसके ज़िम्मे ज़्यादा काम, किसके ज़िम्मे ऑफिस जॉब होगी, टेबल जॉब होगी, किसके ज़िम्मे फील्ड जॉब होगी और कौन होगा जो काम को फिजिकली परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक घर की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो डिज़ाइनिंग किसके ज़िम्मे है, प्रोक्योरमेंट कौन करेगा, मशीनरी कौन हायर करेगा, लेबर का कौन कंट्रोल करेगा। सो हर एक के जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफाइन हो जाएंगे। देन डिफाइन की टास्क्स। फिर जो हर किसी भी काम को करने के लिए कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव या माइलस्टोन्स होते हैं, तो उस काम के लिए आप अपने की टास्क डिफाइन कर लेंगे कि कौन कौन से टारगेट आपने अचीव करने हैं और कितने टाइम पीरियड के अंदर अचीव करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर घर की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो बुनियादों का बना लेना ये एक की टास्क हो गया, पहले लेंटर का डालना ये दूसरा टास्क हो गया, घर की फिनिशिंग ये तीसरा टास्क हो गया और फिर वुड वर्क और दूसरी जो फिटिंग्स हैं वो चौथा टास्क हो गया। सो बेसिकली आप अपने डिफरेंट टास्क असाइन कर लेंगे। फिर एनालाइज वर्क प्रोसेस। फिर जो काम है उसे आप एनालाइज करेंगे किस तरह से। हर टीम का हर मेंबर जो काम परफॉर्म करेगा, जो टास्क परफॉर्म करेगा, उसे इवेल्युएट करने के लिए कोई सेपरेट टीम होनी चाहिए जो सबके टास्क को, सबके काम को इवेल्युएट करे, जो हर एक की क्वालिटी को जज करे। दैट इज एनालाइजिंग द वर्क प्रोसेस। देन प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स के काम को करने के दौरान जो कन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज हो रहे हैं या जो प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लिया जाए। बेसिकली उन प्रॉब्लम्स के एक लिस्ट बना ली जाए कि उनमें से कौन से प्रॉब्लम हैं जो फौरी नेचर के हैं, उन्हें फौरी तौर पर रिजॉल्व करना है, और कौन से प्रॉब्लम हैं जिनको लेटर डेज में भी रिजॉल्व कर लिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो प्रॉब्लम्स की एक लिस्टिंग कर लेना कि कौन से काम प्रॉब्लम फौरी तौर पे ख़त्म करने हैं और कौन से प्रॉब्लम में कुछ टाइम गुजर भी जाए तो खैर है। देन रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशंस। गोल को अचीव करने में या टास्क को अचीव करने में हर बंदे की जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है उसे रिकॉग्नाइज करना, ताकि
हर एक को उसकी स्किल, उसकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जा सके, उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जा सके। दैट इज रिकग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। एंड द लास्ट वन, मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स। और फिर जिन लोगों ने टास्क को अचीव करने में की रोल प्ले किया है, उनके काम को रिकॉग्नाइज करना, उनको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लेना और उनको उसी के उनके काम की इंपॉर्टेंस के हिसाब से इंसेंटिव या फ़ायदा देना, दैट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ द सेवंथ पार्ट ऑफ बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीम। ग्रुप कोहीजन। कोहीजन का मतलब है जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी आपस में हार्मनी कितनी है, ग्रुप के मेंबर्स कितना क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप कोहीजन। अब ग्रुप कोहीजन कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑफ ग्रुप कोहीजन के ग्रुप कोहीजन को मेजर करने के लिए या डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सबसे पहला फैक्टर साइज। ग्रुप का साइज क्या है? जितना ग्रुप छोटा होगा उतनी ही कोहीजन ज़्यादा होगी, और जितना ग्रुप बड़ा होगा उतनी कोहीजन कम होगी, उतना ही उनके दरमियान लड़ाई का, कन्फ्लिक्ट का चांस ज़्यादा होगा। दूसरा, होमोजेनिटी। उस ग्रुप में जो काम करने वाले लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो आपस में किस हद तक मिलते जुलते हैं। अगर ग्रुप में काम करने वाले लोगों की स्किल्स, एज और क्वालिफिकेशन मैच करती होगी एक दूसरे से तो कोहीजन ज़्यादा होगा। और अगर एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल तरह के लोग हैं जिनकी एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एज बराबर का नहीं है तो उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे, कोहीजन कम होगा। देन बैरियर्स टू एंट्री। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था बैरियर्स क्या होते हैं, वो चीज़ जो वो तमाम फैक्टर्स जो आपको किसी काम के करने से रोकते हैं, दीज आर कॉल्ड बैरियर्स। तो किसी ग्रुप को ज्वाइन करना जितना मुश्किल होगा उतना ही कोहीजन ज़्यादा होगा। वजह क्या है? जब नए मेंबर्स का ग्रुप में आना मुश्किल होगा तो पुराने मेंबर्स एक लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, और जितना टाइम पीरियड ज़्यादा गुजरेगा उतना कोहीजन ज़्यादा होगा उनका। देन टास्क कोहीजन के ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उनका टास्क किस हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर ग्रुप की परफॉर्मेंस इकट्ठी जज की जाएगी तो लोगों में कोहीजन ज़्यादा होगा। वजह क्या है? सबको पता है काम मिल के करेंगे तो ही टारगेट अचीव होगा और तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर सबके टास्क इंडिविजुअल हैं तो फिर ग्रुप कोहीजन कम होगा। देन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवार्ड्स और पनिशमेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कोहीजन ज़्यादा होगा। वजह क्या है? रिवार्ड इस सेंस में है, लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कोहीजन के केस में रिवार्ड अच्छा मिलेगा तो मिलके काम करेंगे। इसी तरह अगर टास्क अचीव ना करने पे कोई पेनल्टी या पनिशमेंट है तब भी लोगों में कोहीजन ज़्यादा होगी, वो मिलके काम करेंगे पनिशमेंट के डर से। देन कंपटीशन फ्रॉम अदर ग्रुप्स। कंपटीशन हम नॉर्मली लोगों को मिल के काम करने पे उकसाता है। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा दूसरे ग्रुप के साथ उतनी ही ग्रुप के अंदर कोहीजन ज़्यादा होगी। वजह क्या है? मिल के काम करेंगे तो दूसरे ग्रुप्स को बेहतर तरीके से compete कर सकेंगे। हायर द कंपटीशन हायर वुड बी ग्रुप कोहीजन, लोअर द कंपटीशन लोअर वुड बी ग्रुप कोहीजन।
देन लोकेशन, ऐसे ग्रुप जो आपस में तो इकट्ठे हों लेकिन दूसरे ग्रुप से फिजिकली अलग हों, उनके अंदर कोहिजन ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप देखेंगे, ये फर्म के बाकी डिपार्टमेंट से फिजिकली अलग होगा, इनके रूम्स अलग होते हैं, इनमें कोहिजन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन वाले को देखें तो प्रोडक्शन वालों का सिस्टम अलग नहीं होता। प्रोडक्शन वाले लिंक्ड होते हैं परचेज वालों के साथ भी, सेल्स वालों के साथ भी, और वेयर हाउसेस वालों के साथ भी, और इवन ट्रांसपोर्ट वालों के साथ भी। तो इन प्रोडक्शन वर्कर्स में कोहिजन कम होता है, सेल्स वालों में या फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कोहिजन ज़्यादा होता है। सो जितना ग्रुप लोनली होगा दूसरों से, उतना ही कोहिजन ज़्यादा होगा। लीडरशिप स्टाइल, अगर ग्रुप का लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक होगा, लोगों में कोहेजन कम होगा। वजह क्या है? लोग सिर्फ लीडर को प्लीज करने की कोशिश करेंगे, काम की तरफ ध्यान कम होगा, आपस में हार्मनी कम होगी। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक स्टाइल है या लेजिस फेयर स्टाइल है, तो लोग एक दूसरे से कोऑपरेट भी करेंगे, एक दूसरे को प्लीज करने की कोशिश करेंगे, तो ग्रुप कोहेजन ज़्यादा होगा। एंड द लास्ट वन, सोशल कोहेजन। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सोशली एक दूसरे के साथ कितने करीब हैं। फॉर एग्जांपल, एक ज़ात से तल्लक रखने वाले लोग आमतौर पर इकट्ठा काम करना पसंद करते हैं, या अगर हम यूरोप की बात करें तो एक मज़हब से तल्लक रखने वाले लोग इकट्ठे काम करना पसंद करते हैं, या एक एरिया लोकेलिटी के लोग इकट्ठा काम करना पसंद करते हैं। सो जितनी सोशल कोहेजन ज़्यादा होगी, जितनी सोशल गैदरिंग स्ट्रांग होगी उन लोगों की, सोशली लोग जितना करीब होंगे एक दूसरे के साथ, उतना ही उनका वर्क एनवायरनमेंट भी पीसफुल होगा, उतनी ही उनके अंदर कोहेजन ज़्यादा होगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो ग्रुप कोहेजन के लिए लाजमी हैं, या जो ग्रुप कोहेजन को इफेक्ट करते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट है, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।